है प्रार्थना गुरुदेव से, यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थ में व्यवहार हो। हम रहे अपनी, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव यह आशीष दे, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित्य नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, उचिड़ झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व में से ईश में, हो राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में। इंद्रियों पर ताप कर हम वीर हो, अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, रथ गंभीर हो, शुद्ध हो आचार से, मन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें कल भी नहीं कर दे जुदा। हमारे आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, हर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। So thank you all. Today we are having discussion on financial instruments, class 5. Today's topic will be introduction to hedge accounting and fair value hedge accounting. And our speakers are Akash Goyal, Vinay Mangtani, and Nidhi Srimal. So I have gone through their presentation, and in fact, I liked it very much. They have prepared it with full of enthusiasm and passion. Also, the way they have actually tried to, they will be explaining you. I have also gone through their preparedness, and that is also very good. And most of the things they will be explaining through various examples, and it would be more better if you all interact with them on these topics of the day, so that we are able to understand in a better manner. So it should not be one-way traffic, it should be two-way traffic. और स्पीकर को अपने को क्या करना है, उससे इतने ज्यादा टफ सवाल पूछने हैं कि स्पीकर को समझ में आना चाहिए कि उसकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है ना। तो आज देखते हैं स्पीकर जीतती है या पार्टिसिपेंट्स जीतते हैं इस मामले में। स्टार्ट विथ आकाश गोयल। गुड आफ्टरनून। कैमरा आ रहा नहीं आ रहा? Yes, yes, you are coming. So today we will discuss on the topic hedge accounting. So first we will cover the introduction part. After that, the accounting part will be covered. So first we will discuss the meaning of hedging. So does anyone know about the hedging? कोई भी basic idea? Hedging क्या होती है? रिस्क से सेव करना। Risk से save करना। कोई example?
फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का और ठीक है, तो मैं एक केस रखता हूँ। देखो अपन जब भी ये वर्ड आता ना हेज, है ना, अपन बात सीधी करने लग जाते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, डेरिवेटिव्स, स्वैप्स, ये सब चीजों की। बट व्हाट इज दिस हेज वर्ड इन इटसेल्फ हैव ए मीनिंग, ब्रॉडर मीनिंग क्या है हेज? प्रोटेक्ट, you protect yourself, or you protect say environment, you protect say any organization from something bad to happen, उससे आप अपने आप को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी और चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो होता है हेज। जैसे आपके घर में मान लीजिए कि आप सब्जी लेके आए हो, तो उसको अपन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? उसको फ्रिज में रख दिया, उसकी सफाई अच्छे से करी। सो देयर आर वेज एंड मीन्स टू प्रोटेक्ट दोज आइटम्स। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है? सपोज आज कालानीन कंपनी है, कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं पता है आपको? हेज द एज, है ना, ऑफिस की एज को कम रख के हम अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। ऑफिस की एज कम कैसे हो सकती है? आप तो बोलोगे कि यार ऑफिस की एज तो 1952 का एस्टैब्लिश्ड है, तो एज तो हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हाउ वी विल प्रोटेक्ट, हाउ विल हेज द एज ऑफ द ऑफिस, है ना, या दूसरी कंपनीज है वो कैसे हेज करती है? उसका तरीका है हेज द एज, है ना। ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों की एज है, एवरेज एज वो क्या है, एंड दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली प्रोटेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज अगर अपन अपने ऑफिस की बात करते हैं, तो अपने ऑफिस का एज इज लेस देन 21 ईयर्स, है ना। आपके एवरेज का अगर और हमारे जो एज है उसके एवरेज को मिला दें तो 21 साल से कम ऑफिस का एज आता है। तो ऑफिस उससे बूढ़ा नहीं होता है ना। तो आप कहीं पे भी जब ये हैज वर्ड आए ना, तो इसको केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लिंक मत करो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वर्ड बेटर। कि हाँ यार मुझे ये हेज करना है, मुझे अपना कोई से मान लीजिए कि आपका अदर देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, है ना, आप व्हीकल से जा रहे हो, है ना, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, वो भी आप हेज ही कर रहे हो। साथ में लाइसेंस लेके चल रहे हो, आप हेज कर रहे हो कि कोई चालान नहीं काट दे, या एक दिन के लिए लॉकर में नहीं डाल दे। So that's how you are hedging yourself from various risk day in day out. But ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, they are actually talking about the financial transactions. तो हमारा जो डिस्कशन है वो लिमिटेड है टू दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। लेकिन ये जो ओवरऑल वर्ड है, ये एक डिफरेंट टाइप का वर्ड है। इसमें आप बहुत सारे इसके इंटरप्रिटेशंस और हो सकते हैं, लुकिंग टू ए पर्टिकुलर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। कंटिन्यू। तो हेज का और कोई meaning- बताएगा हेज का मीनिंग? मेथी क्या है? हर्ष में ये दो ही मेथीज है, आज तो इधर नहीं है। आज जगह खाली है तेरे लिए पूरी। हाँ बताओ हेज का मीनिंग क्या है तुम्हारे हिसाब हेज का मीनिंग समझने के लिए अपन एक केस डिस्कस करते हैं। से? चलो ये बता रहा। लेट्स से एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है से लिवाइस। अब वो
आउट ऑफ इंडिया भी सेल करती है और उसमें लोन भी रखे हैं। तो जो रिस्क होता है वो लिमिट नहीं होता, उससे रिस्क ये भी है कि जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट अगर डेट लोन ले रखा है तो रेट बढ़ना जाए, एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएट होने का रिस्क। तो इन सब रिस्क को मिटिगेट करने के जो मैकेनिज्म है उसको अपन हेजिंग बोलते हैं। तो पहले अपन उसका मीनिंग देखते हैं, उसके बाद अपन एग्जांपल्स पे जाएंगे। तो hedging is a mechanism to either minimize the loss or to protect unrealized profit, if any. In simple words, to protect from risk which may be arise in future, and risk may be related to interest rate, exchange rate, commodity prices, etc. तो एक एग्जांपल देखते हैं। इन दिस केस मिस्टर ए को 2 लाख रुपए का लोन चाहिए था, तो वो बैंक के पास गए और गोल्ड लोन चाहिए था। तो इस केस में क्या होगा कि बैंक जो मिस्टर ए है वो अपना गोल्ड बैंक में प्लेस कर देगा, बदले में बैंक उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देगा 2 लाख रुपीज से, या फिर चेक दे देगा। अगर वो मिस्टर ए ईएमआई का पेमेंट टाइम पे करता रहता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो फिर क्या होगा? हाँ, तो उस केस में क्या करेगी बैंक? बैंक उस गोल्ड को बेच के अपना पैसा रिकवर कर लेगी। तो इस केस में हेजिंग ट्रांजैक्शन क्या हुआ? तो इस केस में बैंक ने गोल्ड को जो रखा था अपने आप को हेज कर लिया उस रिस्क से कि अगर लोन का रीपेमेंट नहीं होता तो क्या होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग मुझे समझाओगे, इसको देख के आपको क्या समझ में आएगा? इनको तो मर्सिडीज कार दिख रही है सबसे। कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर लॉस हुआ उसकी वो इंश्योरेंस ले रहा है इसलिए नहीं कि कार का एक्सीडेंट ना हो, कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, बट वो जो डैमेज के बाद लॉस होगा उसको बचाने के लिए वो इंश्योरेंस ले रहा है। अब डज एनीवन नो अबाउट द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन? क्या होता है? एक एग्जांपल देके अगर समझा। कॉल ऑप्शन में राइट टू बाय अंडरलाइन होता है और पुट ऑप्शन में राइट बाय अंडरलाइन। मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से अगर निफ्टी अभी 18,000 पे तुम्हें भी बताना कुछ? ऐसे कब से बोला था? मैंने कुछ बोला लेट्स से अगर अभी निफ्टी 18,000 पे है और एक इन्वेस्टर सोच रहा है कि अभी बूम चल रहा है और मेरे को लग रहा है कि ये जो निफ्टी है वो और आगे जाएगा, तो उस इन्वेस्टर के पास ऑप्शन होता है राइट टू बाई कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन बाई करना इसका मतलब है कि वो परचेज कर रहा है। वही अगर उसका अपोजिट व्यू है कि 18,000 अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो जाए और निफ्टी नीचे चले जाए, तो उस केस में वो पुट ऑप्शन बाई करेंगे। तो इस एग्जांपल में मिस्टर विनय जो बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनने सोचा पास में बैठा भी तो उन्होंने सोचा कि अभी टाटा स्टील का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 102 रुपीज है और उन्होंने सोचा कि इसका स्कोप है कि 110 रुपीज तक जा सकती है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसका कॉल ऑप्शन लेता हूँ। कॉल ऑप्शन उन्होंने ले लिया, बट मैंने बोला कि वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, उन्होंने सोचा कि अगर इसका रिवर्स भी हो सकता है, अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर भी हुआ था, कोविड-19 में आया था, तो उस केस में क्या होगा। तो उसने क्या किया, सेम शेयर का पुट ऑप्शन भी खरीद लिया। तो अगर शेयर नीचे आता है या फिर शेयर ऊपर जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है नेट ऑफ होके जो प्रॉफिट होगा वो आ जाएगा। अब अगर क्या होता वो हेजिंग नहीं करता तो अगर वो पुट ऑप्शन नहीं खरीदता तो लॉस कितना होता? अनलिमिटेड लॉस होगा। और अब उसने पुट ऑप्शन खरीद लिया तो लॉस कितना होगा? एक लिमिट होती है। हाँ, तो हेजिंग किस काम में आता है? लॉस को रिड्यूस करने में, रिस्क को रिड्यूस करने में, और अपनी जो कैश फ्लो में वेरिएबिलिटी आ सकती है, मतलब चेंजेस मेजर आ सकते हैं, उसको रोकने में। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ हेजिंग ट्रांजैक्शन इज टू रिड्यूस द रिस्क एक्सपोजर एंड टू प्रोटेक्ट द गेन ऑलरेडी अर्न्ड, यानी कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अभी रियलाइज नहीं किया। Hedging transaction also reduce or neutralize the variability in fair value or cash flow that arises from these risks. अब स्पेकुलेशन क्या होता है आप तो बता सकता है? फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आप स्पेकुलेटर है तो आपका मेन मोटिव क्या है स्पेकुलेशन करने का?
बट हेजिंग का मेन मोटिव क्या होता है? तो अपन यहाँ पे एक डिफरेंस समझते हैं पहले, उसके बाद अपन कुछ केसेस डिस्कस करेंगे स्पेकुलेशन और हेजिंग के, ठीक है? मीनिंग हेजिंग strategy is to protect an investor from future adverse price, but in speculation strategy is to make profit by trading in risky assets. Hence, objective of hedging is to reduce the risk, but objective of speculation is to make profit. और हमेशा रिस्क एडवर्स इन्वेस्टर ही ऑप्ट करता है हेजिंग को, बट जो इन्वेस्टर रिस्क लेना पसंद करता है वो स्पेकुलेशन को ऑप्ट करेगा। हेजिंग में हेजर अपने आप को प्राइस वॉलिटिलिटी से बचा रहा है, बट स्पेकुलेशन में क्या हो रहा है, वो प्राइस वॉलिटिलिटी को यूज करके अपना प्रॉफिट बुक कर रहा है। अब बताओ प्रॉफिट की चांसेस किस में ज्यादा होंगे, हेजिंग में या स्पेकुलेशन में? और लॉस के? तो हेजिंग में नो और वेरी मिनिमम प्रॉफिट पोटेंशियल होता है, बट स्पेकुलेशन में लॉस भी ज्यादा हो सकता है, प्रॉफिट भी ज्यादा हो सकता है। अब मैं कुछ केसेस बोल रहा हूँ और आप मेरे को बताना कि स्पेकुलेशन की हेजिंग। मैंने मान लो सपोज इंडिया और न्यूजीलैंड का कल मैच है और मैंने ड्रीम 11 पे टीम बनाई और मैंने कैप्टन बना दिया सूर्य कुमार यादव को, तो उस केस में मैंने ड्रीम 11 पे टीम बना ली। अब इसको मैं स्पेकुलेशन में देखूंगा या हेजिंग में देखूंगा? स्पेकुलेशन है सीधा सीधा। अब मान लो मैंने कोई घर खरीदा ऐसे एरिया में जहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बहुत ज्यादा है और उसका अंदाजा मेरे को था, तो मैंने उस चीज का इंश्योरेंस पहले से लेके रख लिया, ठीक है? बट मैंने ये भी प्रैक्टिस कर लिया था कि फ्लड आएगी, तो अब इस केस में हेजिंग ट्रांजैक्शन होगा या स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन? क्यों क्यों ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओपन इंटरेस्ट, कोई जानता है ओपन इंटरेस्ट के बारे में? ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट को अपन यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन से कनेक्ट करके देखेंगे। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है बाई या सेल, ऑप्शंस के बाई या सेल। फॉर एग्जांपल लेते हैं, बैंक निफ्टी 34,000 पे अभी चल रही और एक इन्वेस्टर ने क्या किया, निफ्टी फ्यूचर्स सेल कर दिए 35,000 पे, उसको लगा कि ये ऊपर जाएगा 34,000 और सेम इन्वेस्टर ने उसे सेल कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो इन्वेस्टर मार्केट में न्यू आए, तो इस केस में क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट एक से इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लो जिसने वो ऑप्शन खरीदा था वो आगे किसी न्यू इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर देता है, तो बताओ उस ओपन इंटरेस्ट, अब उस केस में ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ओपन इंटरेस्ट का मतलब कुल मिला के होता है, इट इज टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट दैट आर हेल्ड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट एट द एंड ऑफ ईच डे। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, अब अपन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और तूने वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट में जो एंटर कर दिया अपना कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर वो जो सेल और बाई हुआ था, मतलब जिसने बाई किया था उस ट्रांजेक्शन, अगर वो किसी और को ट्रांसफर कर देता है तो उस केस में ओपन इंटरेस्ट में चेंज आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ट्रेड में चेंज, जो वो वॉल्यूम होता है उसमें चेंज आएगा, क्योंकि ट्रेड दो बार हुई, एक बार अपने बीच में, एक बार। तो अपन इसकी कुछ 3 केसेस हैं वो डिस्कस करते हैं। If both the parties to the trade are initiating a new position, जो मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसमें क्या हुआ था कि 1 न्यू बायर था और 1 न्यू सेलर था, तो इस केस में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। अब थर्ड केस देखते हैं अपन पहले। इफ वन ओल्ड ट्रेडर, यानी कि व्हाट्स नेम, श्रेयांश को मैंने सेल किया था, अब उसने क्या किया, ओल्ड ट्रेडर था, पासेस ऑफ हिज पोजीशन टू ए न्यू ट्रेडर, उसने हर्ष को वो पोजीशन ट्रांसफर कर दी, तो इस केस में क्या हुआ था, 1 ओल्ड बायर सेल्स टू 1 न्यू बायर, तो इस केस में ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। अब सेकंड केस देखते हैं। इफ बोथ पार्टीज टू द ट्रेड आर क्लोजिंग एन एग्जिस्टिंग पोजीशन, यानी कि 1 ओल्ड बायर एंड 1 ओल्ड सेलर, इसमें ओपन इंटरेस्ट एक केस से डिक्रीज हो जाएगा। मान लो तूने पहले ओपन मेरे से बाय किया था, तो वो सेल करता है ऐसे इन्वेस्टर को जिसने पहले सेल किया था, पहले बाय किया था, तो उस केस में ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। अब आप बताओ, जो जनवरी 1 को जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो किस केस में फॉल कर रहा है? फर्स्ट केस और सेकंड? फर्स्ट केस। थर्ड केस में? सेकंड केस में क्यों? हाँ, मतलब डी ने पहले क्या किया था, सेल किया था, और जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता जब तक वो बाई नहीं कर लेता, तो इस केस में उसने दोनों जो इन्वेस्टर थे वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर थे, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हुआ। एक से फोर्थ केस
उसमें सॉल्व करते हैं। थर्ड केस में क्यों? क्योंकि सी ने अपनी पोजीशन किसी न्यू इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर दी। अब रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या होती है? कोई बताया? कोई अगर तो ये स्ट्रेटेजी बनाता कौन होगा? कौन सी मैनेजमेंट? लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो, और से मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था लेवाइस का। तो उसमें क्या था, उनको फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लोन ले रखा है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट चेंज भी हो सकती है, वेरिएबल इन नेचर होती है। तो उनको रिस्क है कि वो इंटरेस्ट बढ़ना जाए, या फिर एक्सचेंज जो फॉरेन में सेल कर रखी है, अभी ट्रेड रिसीवेबल है, डेटर से पैसा आना होती है, तो एक्सचेंज रेट के चेंज होने का भी रिस्क है। तो इससे रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी जो होती है, वो जो हाई लेवल मैनेजमेंट है वो बनाती है, पूरा एज ए एंटिटी एज ए होल सारे रिस्क मैनेज किए जाते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एस्टेब्लिश्ड एट द हाईएस्ट लेवल एट व्हिच एंड एंटिटी डिटरमाइन हाउ इट मैनेजेस इट्स रिस्क, एंड वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई स्ट्रेटजी बना रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो रिजिड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए? एनवायरनमेंट में चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं। अगर वो रिजिड होगी तो वो स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी और फिर लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब मैंने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी तो बना ली एज अ ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन हुआ तो क्या होगा, बट उसके एक इंडिविजुअल वाइज ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं। अब जैसे इंटरेस्ट रेट का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एक एंटिटी की जो ओवरऑल डेट ले रखा है, उसमें फिक्स रेट डेट है वो 60% होना चाहिए। तो अब जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा कि वो इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, मान लो दो कंपनीज है, एक ने लोन ले रखा है फिक्स इंटरेस्ट रेट पे 11%, और दूसरी जो कंपनी है उसने लोन ले रखा है 1% प्लस मेबर पे। मेबर मतलब मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। इसमें क्या होता है, ये वेरिएबल नेचर की इंटरेस्ट होती है और एवरेज रेट होती है जिसपे बैंक ट्रांजेक्शन लैंडिंग रेट्स होती है। तो ये वेरिएबल इन नेचर होती है, चेंज भी हो सकती है। तो ये दो कंपनी एक दूसरे के साथ एक ट्रांजेक्शन में एंटर कर सकती है अपना रिस्क को रिड्यूस करने के लिए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव है जो इंडिविजुअल वाइज होता है। तो रीड कर लेते हैं एक बार। Objective are set at the level of individual hedging relationship, setting out how the risk management strategy will be achieved in the hedge relationship. और जो मैंने एग्जांपल दिया था आप देख सकते हो, एंटिटी ने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाई कि ओवरऑल डेट एक्सपोजर का 60% ही होना चाहिए फिक्स रेट एक्सपोजर, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या किया कि गेट इनटू इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट टू कन्वर्ट द वेरिएबल रेट डेट टू फिक्स रेट डेट। तो ये हुआ बेसिक ओवरव्यू हेजिंग का। अब आती है टेक्निकल टर्म्स यानी कि हेजिंग आइटम्स एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, और जो अकाउंटिंग होती है हेजिंग, तो वो डिस्कस करेगा विनय। हेलो एवरीवन। तो आया हेजिंग समझ में या नहीं आया? कुछ ओवरव्यू तो दे दिया, ओवरव्यू का डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दिया आकाश ने, आया समझ में? तो एक बार अगर मैं समराइज करूं कि आकाश ने पूरी 12 स्लाइड्स में बोला क्या, तो हेजिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैं अपने रिस्क मिटिगेट कर रहा हूं बाय एंटरिंग इनटू सेवरल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, या तो मैं फॉरवर्ड खरीद लूंगा, या मैं इंटरेस्ट रेट स्वैप कर लूंगा, या वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन को ये इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पोर्शन, अपन को इंडियस के टर्म्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इंडियस में बेसिकली हेजिंग में दो कंपोनेंट्स बताए गए, एक आता है हेज्ड आइटम और एक आता है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेज्ड आइटम, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड, मिस्टर अंबानी सीईओ एमडी, पेटीएम के शेयर्स खरीदने का मन हुआ और उन्होंने खरीदे 995 ठीक है। अब उनकी स्किल्स पे अपन वो नहीं कर सकते, डाउट नहीं कर सकते। है किसी के पास पेटीएम? मेरे पास मतलब मेरा और मुकेश भाई का सेम है। पर इसमें हुआ क्या, उनको ये डाउट था कि इसकी वैल्यू नीचे जा सकती है 995 से, बहुत नीचे 440 पहुंच गई है ना। पर उनकी रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी है ना, वो बहुत अच्छी है। उन्होंने एट द टाइम ऑफ बाइंग द शेयर्स उन्होंने एक पुट ऑप्शन एंटर कर लिया। पुट ऑप्शन का मतलब आकाश ने बताया कि राइट टू सेल। उनके पास 995 पे शेयर्स है, उन्होंने पुट ऑप्शन बाय किया टू सेल द शेयर्स एट 900 ईच। मतलब उनका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 95 रुपीज ओनली। यहाँ पे खेल कर मुकेश भाई, मुझे बताया नहीं और खुद खरीद लिया पुट ऑप्शन, ठीक है। और इस पुट ऑप्शन को खरीदने के लिए उन्होंने 100 रुपए की प्रीमियम दी, नेग्लिजिबल प्रीमियम है, ठीक है।
तो इस केस में जो उन्होंने पेटीएम के शेयर्स खरीदे वो क्या हो गए, हेज्ड आइटम। हेज्ड आइटम मतलब क्या, मेरा प्रिंसिपल आइटम जिस पे मुझे ये रिस्क है कि कहीं उसकी, हाँ, कि कहीं लॉस ना हो जाए या मेरे ज्यादा पैसे ना चले जाएं। ये तो शेयर्स का एग्जांपल है। हो सकता है मैंने कोई लोन लिया हो जिसमें मैंने भी 8% इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, आगे जाके मान लो 5% इंटरेस्ट रेट हो गई, पर मेरे को तो इंटरेस्ट कितने से पे करना पड़ेगा, 8%। तो मेरा नेगेटिव कैश आउटफ्लो हो गया, मतलब ज्यादा पे कर रहा हूँ मैं। तो हेज्ड आइटम में भी हेज्ड आइटम इज बेसिकली प्रिंसिपल आइटम जिसपे मेरे को रिस्क है। और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट अपनी वैल्यू हेज्ड आइटम से डिराइव नहीं करेगा तो फिर क्या मतलब। अब मान लो जैसे यहाँ पे मुकेश भाई ने 995 के पेटीएम के शेयर्स तो खरीद लिए, पर उन्होंने पुट ऑप्शन खरीदा रिलायंस के शेयर्स का, कुछ रिलेशन है नहीं है ना। तो अल्टीमेटली हेजिंग आइटम जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो डेरिवेटिव होना चाहिए ऑफ द हेज्ड आइटम। ठीक है, तो हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्लियर है। एक बार इंडेस से रीडिंग कर लेते हैं कि इंडेस में क्या लिखा हुआ है अबाउट हेज्ड आइटम। तो इंडेस में लिखा हुआ है हेज्ड आइटम मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन असेट। असेट का केस क्लियर है अपन को, जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस ने परचेज करे थे शेयर्स, तो वो उसके इन्वेस्टमेंट में दिख रहे होंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स असेट हो गए। तो हेज्ड आइटम मे बी असेट, हेज्ड आइटम मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। अब लायबिलिटी में कैसा रिस्क हो सकता है, लोन, एग्जैक्टली, हाँ, हो सकता है कि मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे हेज्ड आइटम मे बी अ अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट। अब मुकेश भाई को लिया तो उनको भी लेते हैं एक बार वापस। वो मान लो दुबई गए घूमने पे, हॉलीडेज पे गए, फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस। उनको वहां पे एक दिख जाता है मैंशन, पसंद आ गया, सबसे महंगा विला दुबई का। उन्होंने बोला इसी को रिलायंस का ब्रांच ऑफिस बनाएंगे दुबई। ठीक है, तो उन्होंने वहां के एक शेख से कमिटमेंट कर दी कि आई विल बी बाइंग दिस विला फॉर माय ब्रांच ऑफिस। ठीक है, तो ये क्या मेरा असेट हुआ क्या, मैंने अभी खरीदा नहीं है, मैंने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करा, ना ये मेरा असेट है, ना मेरे को जो उसको पेमेंट करनी है, ना वो मेरी लायबिलिटी है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने सिर्फ उसको कमिटमेंट किया है कि मैं खरीदूंगा, पर इस पे भी मुझे क्या रिस्क हो सकता है क्या। हाँ, जैसे मैं शेख को पेमेंट कर रहा हूँ वो विला खरीदने के लिए, तो मैं उसको दिनार्स में पे करूंगा। हो सकता है कि मैंने अभी 1 लाख दिनार्स का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अभी दिनार की वैल्यू मान लो 120 रुपीज है, मान लो, है ना, आगे जाके 130 हो सकती है, तो 1 लाख पे 10 रुपीज का डिफरेंस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कमिटमेंट पे भी रिस्क हो सकती है कि मेरे को कहीं ज्यादा पैसे ना पे करने पड़ जाए। ठीक है, अब आते थर्ड आइटम पे, हेज्ड आइटम मे बी अ हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन। ये इंटरेस्टिंग है, सुनना। सुयश देखो पीछे छुप के बैठा है। उसने सोच रखा है, आ गया ना सुयश, तेरे फ्यूचर्स प्लान डिस्क्लोज करते हैं। इसने सोच रखा है जैसे ही सीए फाइनल का रिजल्ट आया लंदन घूमने जाऊंगा। अलग सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स है कि मैं पूरी अपनी नींद पूरी करूंगा, मैं आराम से बॉलिंग करने जाऊंगा, इसको लंदन जाना है, पता नहीं क्या शौक। ठीक है, तो ये तैयारी अभी से ही करने लग गया, बजट बना रहे सर अभी से कि मेरी फ्लाइट टिकट आ जाएगी 1,50,000 की, 1000 जीबी। बहुत सिंपल है, एक लंदन की ऑडिट लेके आ जाते हैं। उस केस में फिर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं खरीदना पड़ेगा, फिर कालानी को हेज करना पड़ेगा, फिर कालानी को हेज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो बजट बना रहे सर अपना 1,50,000 रुपीज की टिकट्स और 1000 मैं पाउंड वहां पे ले जाऊंगा। ठीक है, तो अभी से पैसे जमा करना चालू कर दिया इसने कि 1000 जीबी लेके जाना है, 100 रुपए का आएगा, तो मैं 1 लाख रुपए अलग से अभी से जमा करता जाता हूँ। पर भोले बच्चे को कौन बताए 100 रुपए का पाउंड 110 का भी हो सकता है, 120 का भी हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे इसको जमा तो 1 लाख करने थे, अब मान लो एंड में जमा 1 लाख हो गए, पर एक्चुअल में जरूरत पड़ गई 1,20,000। तो यहाँ पे ये हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है। अभी उसका पक्का नहीं है कि वो जाएगा नहीं जाएगा, वो तो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। पर फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, हेज्ड आइटम में आल्सो बी ए नेट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन ऑपरेशंस। अब मान लो रिलायंस में इन्वेस्ट कर रहा है इन फॉरेन ऑपरेशंस, उसको दो टाइप की रिस्क हो सकती है, या तो जब मैं उसको बेचूंगा तो मेरे को इन्वेस्टमेंट की रिस्क, या फिर जब मैं उसको बेचूंगा तो मेरे पास जो डॉलर्स आ रहे हैं उसमें मेरे को रिस्क हो सकती है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो हेज्ड आइटम क्लियर है, हेज्ड आइटम मेरी एसेट भी हो सकती है, मेरी लायबिलिटी भी हो सकती है, मेरी कमिटमेंट भी हो सकती है, और क्या हो सकता है फोरकास्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, और एक हो सकता है मेरा नेट इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन ऑपरेशन। तो हेज्ड आइटम अपन को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इन सब में क्योंकि रिस्क थी तो मैं एक दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ। जैसे सुयश को डर है कि कहीं पाउंड्स की रेट ना बढ़ जाए, तो वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर लेगा। जैसे आज मान लो रेट 100 है, तो ये 100 रुपए की फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेगा कि अगर मेरे को 2 साल बाद भी जीबी खरीदना है तो मैं 100 रुपए में ही खरीदता हूँ। ठीक है, तो वो मेरा अल्टीमेटली हो गया हेजिंग इंस्ट्रूमेंट।
अब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, ऐसा नहीं कि हर डेरिवेटिव हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, कुछ स्पेकुलेशन भी हो सकता है जैसे आकाश ने बताया। तो इसकी कुछ डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। एक पे बात करते हैं, इट शुड हेल्प इन मिनिमाइजिंग द रिस्क। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हेजिंग का है क्या, मुझे रिस्क मिनिमाइज करनी है, ठीक है। तो इट शुड हेल्प इन मिनिमाइजिंग द रिस्क, ऐसा ना हो कि मेरी रिस्क कहीं और बढ़ जाए, ठीक है। सेकंड आता है इट शुड प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स स्टिल अनरियलाइज्ड। अब जैसे मुकेश सर ने पेटीएम के शेयर्स खरीदे थे 996 से, मान लो वो शेयर 1000 रुपए का होता था, 5 रुपए का गेन हो जाता है, मानने में क्या जाता है, ठीक है, मान लो। तो पुट ऑप्शन उसकी इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो उनको वापस और ज्यादा लॉस करा रहा है। मान लो उनको 5 रुपए का पर शेयर गेन हुआ, तो उनको पुट ऑप्शन पे यूजुअली थोड़ा कम लॉस होना चाहिए ताकि अल्टीमेटली वो नेट गेन में रहे, ठीक है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गई, इट शुड प्रोटेक्ट द प्रॉफिट्स स्टिल अनरियलाइज्ड। उन्होंने बेचे नहीं है अभी, पर अभी भी अनरियलाइज्ड है, तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को। थर्ड आ जाता है, इट शुड नॉट इंक्रीज द एग्जिस्टिंग रिस्क। अल्टीमेटली मैं पुट ऑप्शन खरीद के कर क्या रहा हूँ, मैं अपनी रिस्क और बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ, उसमें फ्लक्चुएशन हो सकता है, ऐसा नहीं कि उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो मेरी रिस्क इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अब फर्स्ट और थर्ड पॉइंट इंटर रिलेटेड है, एक तो रिस्क मिनिमाइज करना चाहिए और उसको इंक्रीज नहीं करना चाहिए। फोर्थ आता है, इट शुड यूजुअली हैज अ जीरो कॉस्ट। अब डेरिवेटिव में जैसे अपन ने लास्ट क्लास में बताया, डेरिवेटिव की कॉस्ट या तो जीरो होनी चाहिए या तो बहुत माइनर होनी चाहिए, बहुत बहुत कम होनी चाहिए, वो प्रिंसिपल आइटम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मान लो मुकेश सर ऐसा कर रहा है, 995 के शेयर्स खरीद लिए और 1000 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं, कुछ लॉजिक है इस बात में, नहीं है ना। मतलब पुट ऑप्शन में ज्यादा इंपैक्ट आ सकता है जितना उनको लॉस उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें यूजुअली उसकी जीरो कॉस्ट होनी चाहिए या फिर कॉस्ट बहुत नील होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट आता है, इट शुड नॉर्मली बी ए डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। ये मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि अल्टीमेटली डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू प्रिंसिपल आइटम से डिराइव होनी चाहिए, ठीक है। तो हेज्ड आइटम अपना क्लियर हो गया, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर एग्जांपल ले अपन यहाँ पे, हेज्ड आइटम, अगर मान लो मैं एक इंटरेस्ट, एक लोन लेता हूँ फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे, आगे जाके मुझे क्या रिस्क है उसमें, मुझे रिस्क हो सकती है इंटरेस्ट रेट रिस्क की, कि आगे जाके अगर इंटरेस्ट कम हो गया तो मेरा लॉस हो जाएगा, तो उसके लिए मैं क्या एंटर करूंगा, इंटरेस्ट रेट स्वैप। तो इसमें मेरा हेज्ड आइटम क्या हो गया, मेरा लोन, और मेरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया इंटरेस्ट रेट स्वैप। अब अगर अगला देखें, मैं फॉरेन में गुड्स एक्सपोर्ट करता हूँ, अब मैं फॉरेन में गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मेरे को जो करेंसी रिसीव होगी वो होगी डॉलर्स या ग्रेट ब्रिटेन पाउंड या कोई भी और करेंसी, उसमें मेरे को रिस्क है कि कहीं फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन ना हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट एंटर करूंगा, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ करेंसी, ठीक है। तो इसमें मेरा हेज्ड आइटम क्या हो गया, ट्रेड रिसीवेबल्स फॉरेन करेंसी में, और मेरा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक अगर लास्ट आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहे, जैसे परचेज मैंने लिस्टेड इक्विटी शेयर्स करे, ये वैसे एक्सप्लेन ही है, मिस्टर अंबानी बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो इस केस में मेरा हो गया शेयर्स जो हो गए वो हेज्ड आइटम हो गए, और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो मैं उनकी वैल्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ वो हो गए मेरे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब अगर एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि इंडेस 109 में स्पेसिफिकली लिख रखा है कि हेज अकाउंटिंग इज ऑप्शनल, करनी नहीं है हेज अकाउंटिंग। अब इस केस में ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग ही नहीं करनी है, उसकी अकाउंटिंग होगी एज पर नॉर्मल डेरिवेटिव अकाउंटिंग, ठीक है। हेज अकाउंटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है अपने आप में, ये सारी कंपनीज फॉलो नहीं कर सकती, तो जो कंपनीज फॉलो नहीं करती है वो उसकी नॉर्मल डेरिवेटिव अकाउंटिंग करती है। जैसे अगर मैंने कोई पुट ऑप्शन खरीदा है तो मैं उसकी जो प्रीमियम पे कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली उसको एज डेरिवेटिव अकाउंट कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाऊंगा। पर हेज अकाउंटिंग में कुछ और हो सकता है जो कि बहुत डिटेल में बढ़ना है, ठीक है। तो हेज अकाउंटिंग अगर ऑप्शनल है तो व्हाई डू कंपनीज फॉलो दैट, मैं नॉर्मल डेरिवेटिव अकाउंटिंग कर दूं, मैं क्यों फॉलो करूं। अगर आप में से कोई बताना चाहे तो कुछ भी आइडिया, रफ आइडिया कि अगर करना ही नहीं है तो मैं क्यों करूं, क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों एक सी हायर करूंगा, ऐसे मैं सी हायर करूंगा, ठीक है। Sorry. मैं क्यों इसमें दिमाग लगाऊं, मैं क्यों इंडेक्स करूं, अगर ऑप्शनल है मैं डायरेक्टली पीएल में लेके जा सकता हूं। सब्सटेंस बिल्कुल सही, और कुछ तो ये बिल्कुल impact नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। अब जैसे मान लो मुकेश सर का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, बहुत सारे बिजनेस है वैसे तो, अगर मान लो जियो है, जियो का प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, टेलीकम्युनिकेशन। अब एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का रीडर क्या चाहता है, अगर मैं रिलायंस का जियो का पीएल पढ़ रहा हूँ तो मुझे जो उसके ऑपरेशन से प्रॉफिट हो रहा है ना उसका मेरे को पता पड़े। ऐसा नहीं है कि अगर जियो पेटीएम में इन्वेस्ट कर रहा है उसकी प्रीमियम पे कर रहा है तो उससे उसका प्रॉफिट इंपैक्ट हो, ठीक है। तो उसके पीएल को इंपैक्ट कर बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊं हेज अकाउंटिंग का या इंपॉर्टेंस बताऊं, तो हेज अकाउंटिंग बेसिकली एंटिटी की जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है ना उसको रिप्रेजेंट करता है इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हो सकता है कि हेज अकाउंटिंग खुद बोले कि पीएल में ले जाओ अगर उसका ऑपरेशन से रिलेटेड है, अगर ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है तो पीएल में जाएगा या ओसीआई में जाएगा, वो निधि बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेगी।
ठीक है। तो हेज अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू रिप्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ एंटिटीज रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज ईदर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ऑन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है। और सेकंड में क्या है, विद द हेज अकाउंटिंग द गोल इज टू मैच द रिकॉग्निशन ऑफ डेरिवेटिव गेन। अब जैसे मैंने पुट ऑप्शन खरीदा था, अब पुट ऑप्शन मान लो मैंने 1 जनवरी को खरीदा था और 31 को हो गई क्लोजिंग, ठीक है। तो मुझे रिपोर्टिंग डेट को उसको फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा। अब उसमें मान लो मेरे को गेन हुआ ऑफ 100 करोड़ रुपीस। अब मैं उस पूरे 100 करोड़ को क्या इस फाइनेंशियल ईयर में रिकॉग्नाइज करूं, या जब तक मैं उस असेट को होल्ड कर रहा हूं, जब तक सेल नहीं कर रहा हूं, या मैं तब रिकॉग्नाइज करूं उसको। तो हेज अकाउंटिंग बेसिकली ये डिफाइन करती है कि आपको कब गेन या लॉस रिकॉग्नाइज करना है, कब आपने जो प्रीमियम पे करी है पुट ऑप्शन खरीदने के लिए आपको कब वो रिकॉग्नाइज करनी है, ठीक है। तो हेज अकाउंटिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि कब मैं रिकॉग्नाइज करूं, कब मैं डी रिकॉग्नाइज करूं ऑफ द डेरिवेटिव गेन्स और लॉसेस, ठीक है। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइमिंग ऑब्जेक्टिव है कि कब मैं गेन रिकॉग्नाइज करूं। सो इट इज ऑल अबाउट मैचिंग द टाइमिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग ऑप्शनल है, अकाउंटिंग ऑप्शनल तो मेरे पास ऑब्वियसली 2 वेज आ गए, या तो मैं अकाउंटिंग करूं या तो मैं ना करूं। अब अगर मैं नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, मैं वो बताता हूँ एक बार। तो अगर मान लो मैं अकाउंटिंग नहीं कर रहा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अडानी लिमिटेड है, 20 करोड़ का उन्होंने लोन लिया ऑफ 2 इयर्स एट 8% पर एनम। वैसे बहुत लोन है अडानी के पास, और ज्यादा लोन लीजिए कोई। तो पर मिस्टर अडानी को ये भी फियर है कि कहीं इंटरेस्ट रेट मैं अभी तो 8% से पे करूंगा अगले 2 साल, ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट रेट 8 से कम हो जाए। अब मान लो मैंने इंटरेस्ट रेट अभी 8% से पे कर रहा हूँ, तो मेरा 20 करोड़ पे नेक्स्ट ईयर कितना जाएगा, 1.6 करोड़, ठीक है। अब मान लो अगर 7% हो जाती है इंटरेस्ट रेट तो कितना जाएगा, पर मेरा एक्चुअल में जा कितना रहा है, कितने का डिफरेंस हो गया, तो 20 लाख मेरा क्या होगा, नेगेटिव कैश आउटफ्लो, ठीक है। मेरा कैश आउटफ्लो एक्सेस हो गया। इसी डर को हटाने के लिए मिस्टर अडानी ने एक इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा बाय पेइंग अ नॉमिनल प्रीमियम। इसकी प्रीमियम नॉमिनल होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो सपोज एट द ईयर एंड, जैसे आपने बताया, अगर इंटरेस्ट रेट 7% पे फॉल कर जाए तो मेरे को क्या होगा, इंटरेस्ट तो 20 लाख से ज्यादा पे करना पड़ेगा, पर मेरा जो इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है उसने मुझे कुछ गेन लाके दे दिया, 1 करोड़ का गेन लाके दे दिया, है ना। तो इससे क्या हुआ, मेरी रिस्क हेज हो गई अल्टीमेटली। तो इस केस में क्योंकि मैं प्रॉपर अकाउंटिंग फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको नॉर्मल डेरिवेटिव की तरह अकाउंट फॉर करूंगा। अगर मैं इसको नॉर्मल डेरिवेटिव की तरह अकाउंट फॉर कर रहा हूँ तो मैं इसका पूरा जो भी गेन लॉस है वो पीएल में रहेगा, ओसीआई पिक्चर में ही नहीं आता, ये मेरा डायरेक्टली पीएल को अफेक्ट करेगा। इसलिए हेज अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि मेरे पीएल पे इफेक्ट ना आए, इसलिए मैं हेज अकाउंटिंग करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेरा 1 करोड़ का जो गेन हुआ है वो मैं अदर इनकम में दिखा दूंगा, जो मैंने प्रीमियम पे करी है वो मैं अदर कॉस्ट में दिखा दूंगा, और जो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट है वो मैं इसको फाइनेंस कॉस्ट में दिखा दूंगा। तो मेरा पूरा इंपैक्ट आएगा इन द पीएल में, ठीक है। पर अगर मान लो क्या हुआ, अडानी लिमिटेड सोचता है कि चलो फॉलो करते हैं यार, इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स इंपैक्ट कर रहा है, मेरा प्रॉफिट 1 करोड़ से बढ़ गया, है ना, क्योंकि तो उन्होंने सोचा कि इसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो अगर उनको अकाउंटिंग करनी हुई तो ऐसा नहीं है कि हर कंपनी हेज अकाउंटिंग कर ले, इसके लिए बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस है जो कि मीट करनी चाहिए फॉर एवरी एंटिटी। तो स्टेप 1 क्या है, आइडेंटिफाई द हेज्ड आइटम। अब हेज अकाउंटिंग के लिए बेसिकली जैसे 2 कंपोनेंट्स बताए थे, हेजिंग आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वो दोनों जब तक नहीं होंगे हेज अकाउंटिंग हो ही नहीं पाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेप अगर आप देखोगे तो आइडेंटिफाई द हेज्ड आइटम which should be exposed to one or more risk। अब अगर मेरे हेज्ड आइटम में कोई रिस्क ही नहीं है तो मैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंटर ही नहीं करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है कि मेरा हेज आइटम होना ही चाहिए। सेकंड है आइडेंटिफाई द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, मुझे एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट एंटर करना पड़ेगा टू मिटिगेट द रिस्क, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है आइडेंटिफाई द हेजिंग रिलेशनशिप। अब दोनों जो हेज्ड आइटम है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है उन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप होनी चाहिए ना, और पॉसिबली के मतलब कंपलसरीली नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं पेटीएम के शेयर्स खरीद रहा हूँ और पुट ऑप्शन खरीद रहा हूँ तो उनमें नेगेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए कि अगर मेरे पेटीएम के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरा पुट ऑप्शन गिरना चाहिए, पुट ऑप्शन की वैल्यू गिरनी चाहिए, और अगर पेटीएम के शेयर्स मेरे कम हो रहे हैं तो मेरे पुट ऑप्शन की जो वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, तभी तो गेन लॉस अल्टीमेटली नेट सेट ऑफ होगा, ठीक है। तो स्टेप 3 बेसिकली सेज evaluate if the hedging relationship meets the requisite criteria, ठीक है। एक क्राइटेरिया मीट करना चाहिए जो कि हेजिंग रिलेशनशिप का है, तो रिलेशनशिप होना चाहिए इनवर्स। अब क्योंकि मेरा हेज्ड आइटम भी है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी है, उन दोनों में रिलेशनशिप भी है, तो आई एम ऑल सेट फॉर अकाउंटिंग, ठीक है। तो मैं अकाउंटिंग करूंगा, 3 टाइप की अकाउंटिंग हो सकती है, एक हो सकती है फेयर वैल्यू हेज, कैश वैल्यू हेज और हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो हेज, सॉरी। ये तीनों अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, बहुत बड़े। इनफैक्ट एक क्लास में, आज की क्लास में हम सिर्फ फेयर वैल्यू हेज कवर कर पाएंगे, और कैश फ्लो हेज जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में कवर हो पाएगा, क्योंकि इट हैज वेरी मच इंपॉर्टेंस इधर इन ऑडिट्स या फिर एग्जाम में भी अगर अपन देखेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपन टाइप ऑफ हेज आइडेंटिफाई करेंगे, क्या मेरी ये फेयर वैल्यू हेज है या मेरी ये कैश फ्लो हेज है
या फिर मेरा ये है हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ऑपरेशंस। ठीक है, स्टेप 6 सब पता है तो अकाउंटिंग कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अब मुझे सब पता ही है तो अकाउंटिंग कर देते हैं। तो हेज अकाउंटिंग विल बी बेसिकली ऑनलाइन वालों को भी छेड़ ले तो so if the online participants are active, अगर एक्टिव हैं तो मुझे ये आंसर करें कि क्या हेज आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में रिलेशनशिप होना जरूरी है क्या, और अगर जरूरी है तो मुझे क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, वो इनवर्स होनी चाहिए या नॉर्मल रिलेशनशिप होनी चाहिए कि दोनों पॉजिटिवली बढ़ रहे हैं? रितेश आंसर करें। Ritesh, are you there? यस सर। हाँ Ritesh, सर मेरे हिसाब से तो इनवर्स रिलेशन होना चाहिए। इस पे क्यों नहीं आ रहा voice? बोल तो रहा है बट आई थिंक इसमें इको हो रहा है। इसको ये करें। हेलो हेलो तो हेजिंग आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप होनी चाहिए, तभी अल्टीमेटली जो गेन या लॉस है वो आपस में सेट ऑफ होगा। जैसे मैंने बताया था कि हेज अकाउंटिंग 3 टाइप्स की है, फेयर वैल्यू हेज, कैश फ्लो हेज और नेट इन्वेस्टमेंट हेज। इसका एक बार कैश फ्लो हेज, कैश सॉरी अपॉलॉजीज याद रहेगा मेरे को। ये टेस्ट कर रहा है कि सब लोग सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। सिर्फ यही सुन और कोई Thank you, भैया। Thank you. ठीक है। तो 3 टाइप की हेजिंग बेसिकली, एक फेयर वैल्यू हेज। अब फेयर वैल्यू हेज में बेसिकली क्या हो सकता है, इट प्रोटेक्ट्स मी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ रिडक्शन और इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू। आसान भाषा में पेटीएम के शेयर्स खरीदे थे 995 ईच, आज तो भाव बढ़ जाएंगे मैंने खरीद लिया उसको, अंबानी से अभी 3:30 नहीं बजे हैं। आज सैटरडे से। अच्छा, sorry। ठीक है, मिस्टर अंबानी ने खरीदे 31 मार्च तक बेचे नहीं, तो अल्टीमेटली एज पर इंडेक्स 109 अपन को इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे लाना पड़ेगा। तो फेयर वैल्यू पे लाने के लिए मुझे लॉस हो सकता है, उसको ही हेज करने के लिए मैं पुट ऑप्शन खरीदता हूँ। तो फेयर वैल्यू हेज बेसिकली प्रोटेक्ट करता है मुझे अगेंस्ट द रिस्क ऑफ रिडक्शन इन द फेयर वैल्यू और इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू। अब इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू से मेरे को क्या लॉस होगा, अगर कोई बताने को नहीं, हेज्ड आइटम मान लो कोई है, उसकी अगर फेयर वैल्यू रिड्यूस होती है तो मेरे को लॉस होगा, है ना। अगर इंक्रीज होगी तो कैसे लॉस हो सकता है, लायबिलिटी। एग्जैक्टली, अगर मेरे को $1000 पे करने हैं, मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा है 80 रुपीज ईच, तो 80,000 की मेरी लायबिलिटी आ रही होगी एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। पर 31 मार्च को मान लो डॉलर्स की रेट 90 हो जाती है, तो मेरी लायबिलिटी कितने से बढ़ गई, 10,000 से बढ़ गई, तो मेरे को फेयर वैल्यू बढ़ने से भी लॉस हो सकता है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू हेज बेसिकली मुझे प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द हेज्ड आइटम। ठीक है, कैश फ्लो हेज बेसिकली प्रोटेक्ट करती है मुझे अगेंस्ट इंक्रीज कैश आउटफ्लो। लोन का एग्जांपल जैसे मैंने लिया था, मिस्टर अडानी को 20 लाख रुपए ज्यादा पे करने पड़ गए थे। 20 लाख नॉमिनल अमाउंट है, पर अपने लिए तो बड़ा अमाउंट है, उनके लिए नॉमिनल होगा, पर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 20 लाख अपन को ज्यादा पे करना पड़ गया था, तो कैश फ्लो मुझे प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट इंक्रीज कैश आउटफ्लो। मैंने इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया था जिससे मुझे कुछ प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो कैश फ्लो हेज ने मुझे प्रोटेक्ट करा अगेंस्ट इंक्रीज कैश आउटफ्लो। थर्ड, नेट इन्वेस्टमेंट हेज। नेट इन्वेस्टमेंट हेज इज बहुत सिंपल है। मान लो मैंने किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट करा इन ऑर्डर टू मेक इट माय सब्सिडरी,
तो मान लो मैंने 1 लाख डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करा एट द रेट ₹80 ईच, तो मैंने अभी उस इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया। अब मान लो कब मैं उसको बेचता हूँ इन्वेस्टमेंट को, तो मुझे 2 टाइप के लॉस हो सकते हैं। एक तो फेयर वैल्यू कि उसकी मान लो वैल्यू ही कम हो गई, और एक दूसरा हो सकता है कैश का कि मान लो मैंने $1 लाख पे खरीद लिया, मैं मान लो उसको बेच रहा हूँ 1,10,000 पे, पर मान लो अगर डॉलर्स गिर जाते हैं बहुत ड्रास्टिकली, तो मुझे वैसे डॉलर्स में तो प्रॉफिट हुआ 10,000 का, पर एक्सचेंज रेट में लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये होती है नेट इन्वेस्टमेंट हेज। ये तीनों अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इनको डिटेल में स्टडी किया जाता है। तो इस क्लास में निधि एक्सप्लेन करेगी कि एक्चुअली फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग होती कैसे है एज पर इंड AS 109। ठीक है, चलो इससे पहले निधि एक्सप्लेन करे, इधर कई लोग जो पीछे हैं इनसे एक बार पूछते हैं कि इनको कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज समझ में आई या नहीं आई। सो तुम्हें क्या पूछना है, 2-3 लोगों से इनसे पूछो। ठीक है। तो जैसे मेरा हेज्ड आइटम होता है, अगर मैं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट कोई एंटर कर रहा हूँ तो डेरिवेटिव होना चाहिए, नॉन डेरिवेटिव भी चाहिए। तो मतलब अगर मैं नॉन डेरिवेटिव भी एंटर करता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, और तो क्या मैं जो हेजिंग कर रहा हूँ एक्चुअल में, जैसे इस केस में मेरे को प्रॉफिट हुआ था 1 करोड़, पर मेरा कैश आउटफ्लो कितना था एक्सेस 20 लाख रुपीज ओनली, तो इसमें तो मेरे को प्रॉफिट हो गई, स्पेकुलेशन क्यों नहीं हुआ? व्हाई इट इज नॉट अ स्पेकुलेशन? इंड AS की ये बहुत खास बात है कि वो सब्सटेंस पे बिलीव करता है ओवर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन था टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, ऐसा नहीं कि मैं 1 करोड़ का गेन कमाना चाहता हूँ इसलिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, हेलो एवरीवन। तो विनय ने वैसे ओवरव्यू दे दिया आप लोगों को, तीनों बता दिए हैं कौन से टाइप के होते हैं अपने पास। फेयर वैल्यू हेज होता है, कैश फ्लो हेज होता है और नेट इन्वेस्टमेंट हेज होता है। तो आज अपन लोग फेयर वैल्यू हेज कवर करेंगे कि कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है और ये क्या होता है। तो एक बार अपन ये पढ़ते हैं, फेयर वैल्यू हेजिंग एज द नेम इम्प्लाइज स्ट्राइव्स टू हेज द फेयर वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट, जैसे कि कमोडिटी हो गया, स्टॉक हो गया, फॉरेन करेंसी हो गया, या फिर लायबिलिटी जैसे कि बॉन्ड हो गया, या अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट, या कोई भी अनआइडेंटिफाइड पोर्शन ऑफ असेट लायबिलिटी ऑफ फर्म कमिटमेंट। जैसे कि विनय ने इसकी डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि अपन जब फेयर वैल्यू हेजिंग मतलब हेजिंग करते हैं, अभी फेयर वैल्यू अपन बाद में डिस्कस करते हैं, एक बार हेजिंग का अपन वापस रिवाइज करते हैं। हेजिंग के लिए इसे बताया था 2 चीजें होना जरूरी है। क्या थी वो चीजें? हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वही है कि हेज्ड आइटम है अपना, मतलब कि एक हेज्ड आइटम है जिसको अपन को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उसके लिए अपन हेजिंग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। अब वो जो फेयर वैल्यू हेजिंग का क्या मतलब है कि अपन को उसको प्रोटेक्ट करना है क्योंकि अपन को ये डर लग रहा है कि उसकी फेयर वैल्यू में चेंज आएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि फेयर वैल्यू हेजिंग इन चीजों को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, कमोडिटी, स्टॉक, फॉरेन करेंसी, ये सब ऐसे जिनकी फेयर वैल्यू में चेंजेस आते हैं, मार्केट में चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंगली। फेयर वैल्यू हेज में वही 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो सिंपली अगर अपन बात करें, आइडिया बिहाइंड फेयर वैल्यू हेज इज टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द फ्लक्चुएशन जो हमारी असेट, लायबिलिटी या अनरिकॉग्नाइज्ड कमिटमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। अब उसने पूरे एग्जांपल्स दे के बहुत अच्छे से बताया है क्या अपनी असेट है, कैसे उसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्या लायबिलिटी है, अनरिकॉग्नाइज्ड कमिटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा वही पॉइंट आ गया कि 2 चीजें होनी चाहिए, एक तो हेज्ड आइटम और एक हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेज्ड आइटम तो वो है जो अपन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से अपन लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि आप लोगों ने पूरे टाइम अभी बात की डेरिवेटिव्स की, स्टॉक, ऑप्शन, फॉरवर्ड वगैरह, ये सब। अब अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से क्या लगता है हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए, ये उसने अभी डिस्कस भी किया था। इनवर्स रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो वही चीज है कि इनवर्स रिलेशनशिप इसमें होनी चाहिए, मतलब अगर एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरा कम होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है, एक बार आप ही एग्जांपल देख के और मुझे समझाइए आपको क्या समझ में आ रहा है। उस पे देखो ना कौन ऑनलाइन किसी। अपूर्वा गुप्ता, अपूर्वा, आर यू लुकिंग टू द एग्जांपल्स? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी एक बार एग्जांपल देख के बताइए कि आपको इससे क्या समझ में आ रहा है इस एग्जांपल से।
पता नहीं आज वॉइस इसमें क्यों नहीं आ रही तो इसलिए घुसा रहे क्या आयुषी करवा अपनी वॉइस जा रही कि नहीं जा रही मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है चलो आप लोग जब तक इसको बताइए ठीक है, तो आप लोग समझाइए। होल्ड कर रखे हैं तो सेल वैल्यू 5 लाख रुपीस है तो उसको ये कह रहे हैं कि अभी जो वैल्यू है इसकी गिर सकती है तो उसने आगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट लिया उसने 2 मंथ्स में एग्जीक्यूट होने वाला है तो इसको 5 लाख रुपीस में सेल करेगा आफ्टर 2 मंथ्स दो सिनेरियोस हैं कि एक सिनेरियो में 4,80,000 उसकी वैल्यू हुई 5,20,000 तो फर्स्ट सिनेरियो में उसको प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपीस का क्योंकि उसने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि 5 लाख रुपीस में बेचेगा सेकंड सिनेरियो में उसको 20,000 रुपीस का लॉस हुआ है जिसको बेचनी पड़ेगी 5 लाख रुपीस में लेकिन आज चला था अगर कॉन्ट्रैक्ट नीचे हो गया उसने तो 5,20,000 में सेल कर सकता है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बोला इसने। इस एग्जाम्पल में अपना 5 लाख रुपीस का अपने पास आज वैल्यू है और मैनेजमेंट का अब यही है, इसमें फेयर वैल्यू अपन को नहीं पता ना फ्यूचर में क्या होगा, तो ये अपने कंटेंशन अपने जजमेंट पे होता है कि अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और मुझे लॉस हो जाएगा तो वो कुछ ऐसा करेगा, किसी ऐसे उससे आएगा, मतलब दूसरे ऑप्शन में आएगा जो अपना हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है ऐसा रखेगा जिसका उसको लग रहा है कि वैल्यू बढ़ेगी ताकि इवेंचुअली उसको नेट में इतना लॉस नहीं हो जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा है, उसका जो लॉस है वो प्रोटेक्ट हो जाए। अब फेयर वैल्यू हेजिंग जब अपन करते हैं, अभी अपन ने हेजिंग का पूरा ओवरव्यू ले लिया, यही सेम स्टेप्स ने हेजिंग में बताए थे। अब स्पेसिफिकली जब अपन फेयर वैल्यू ऑफ मतलब हेजिंग की बात कर रहे हैं तो क्या चीजें हैं जो अपन फॉलो करेंगे, क्या स्टेप्स होने चाहिए? आप लोग पहले उधर मत देख के खुद से बताइए आपको क्या लगता है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कैसे अपन फेयर वैल्यू हेजिंग करेंगे? रिलेशनशिप कौन से कॉन्ट्रैक्ट से सेट करेंगे हम्म और कितने मतलब इफेक्ट तक उसको यूटिलाइज कर देगा मतलब लॉस जितना होने वाला है मतलब उसका इफेक्टिवनेस एनालाइज करेंगे और फिर जब सब पता है तो अकाउंटिंग करेंगे। बस वही चीज है कि सबसे पहले अपन लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अपना हेज्ड आइटम क्या है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि अगर अपन लोग हेज करना चाह रहे हैं तो अपन को ये तो पता होना ही चाहिए ना कि अपन किसको सेव कर रहे हैं और किस होना क्या किसी का हेल्प से सेव कर रहे हैं, मतलब सोल्जर्स कौन है। मेरे को पूछो तो फोन रख दो ना इधर साइड चलो तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई द हेज्ड आइटम, देन आइडेंटिफाइंग द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। ये दो पॉइंट तो बहुत क्लियर हो गए थे पहले वाले एक्सप्लेनेशंस में। अब है डेजिग्नेशन या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ द हेज। अब हमें हेजिंग करनी है तो कुछ एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए। अपन को कैसे पता चलेगा कि ठीक है हमने ये पहचान लिया ये हमारा हेज्ड आइटम है, ये हमारा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, पर अब उनमें भी हेजिंग पॉसिबल है या नहीं वो अपन कैसे एनालाइज करेंगे, वो अपन इस पॉइंट में देखेंगे कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है कि हेज हमारी सक्सेसफुल होगी या नहीं, वो अपन को इससे पता चलेगा। अब हमें पता है कि हाँ उनमें हेजिंग रिलेशनशिप है, वो हमारे लिए क्वालिफाइंग है, तो अब वो हेजिंग हमारे लिए इफेक्टिव भी तो होनी चाहिए। अपन लोग हेजिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि अपन अपने लॉस को रिड्यूस कर सकें। अगर मान लो वो हमारी जो एम है, हमारा जो गोल है वो उसी को फुलफिल नहीं कर रहा है तो फिर वो हेज काम ही नहीं आएगा हमारे लिए। तो फोर्थ इज इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट कि जो वो हमारे लिए इफेक्टिव है भी या नहीं। अगर हम ये सारी चीजें एनालाइज कर चुके हैं और हमें पता है कि हाँ ये हेज आइटम और ये हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए एकदम परफेक्टली काम करेगा हमारे गोल को फुलफिल करने के लिए, हमारे लॉस को सिक्योर करने के लिए हमें लॉस से, तो फिर हम लोग अकाउंटिंग पे जाएंगे कि कैसे अकाउंटिंग करेंगे। अब अकाउंटिंग करनी कब तक है? कभी ना कभी तो अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, अपन ने जिस पर्पस के लिए वो हेजिंग किया हुआ है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो कैसे कैसे अकाउंटिंग चलेगी और अगर हमारा फाइनली वो कंप्लीट हो चुका है तो कैसे अपन डिसकंटिन्यू करेंगे उस हेज अकाउंटिंग को। तो अब ये सारी चीजें फेयर वैल्यू हेज के रिस्पेक्ट में अपन लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई द हेज्ड आइटम। अब हेज्ड आइटम वो ऑलरेडी बता चुका है जो हेजिंग का है, फेयर वैल्यू में भी यही है, बस वही है assets और liabilities। She was trying to hedge the distance. Assets, liabilities
जो कमिटमेंट्स है फर्म के अनरिकॉग्नाइज्ड कमिटमेंट्स बाय या सेल करने के लिए नॉन फाइनेंशियल असेट्स को, या फिर इनका कंपोनेंट भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम असेट को ही हेज कर सकते हैं और किसी चीज को नहीं, या सिर्फ लायबिलिटी को ही कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है अपन लोग एक असेट को हेज कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन को ऐसा लग रहा है कोई एक और भी फर्म की अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट है जो अभी तक बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, बट अपन को लग रहा है कि उसमें भी चांसेस है लॉस के, तो उसको भी हेज कर सकते हैं अपन, इनके कंपोनेंट्स को भी हेज कर सकते हैं। A component of an item can also be designated as hedged item. तो डिटेल है इसकी कि हाँ अपन एक कंपोनेंट को भी हेज कर सकते हैं। Forecast transaction cannot be designated as an hedged item in a fair value hedge. Forecast transactions जो है ना वो अपने hedged item नहीं आएंगे fair value hedge के केस में, क्योंकि अभी अपन लोग fair value hedge की बात कर रहे हैं कि अभी उसकी वैल्यू अपन को पता है, वो आइटम अपने पास मतलब अपना है, उसकी fair value में अपन लोग ये चीज देख रहे हैं। फोरकास्ट ट्रांजैक्शन में तो अभी फेयर वैल्यू कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे ही फ्यूचर डेट के ट्रांजैक्शंस हो गए, तो इसलिए वो यहाँ पे कवर नहीं होंगे फेयर वैल्यू हेज के केस में। और फॉरेन करेंसी रिस्क अगर इंट्रा ग्रुप मॉनेटरी आइटम का है तो वो अपन लोग हेज कर सकते हैं ओनली इफ जो नेट एक्सपोजर है वो आफ्टर कंसोलिडेशन हो रहा है अपन लोगों को। आइडेंटिफाई द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, अगेन वो डिस्कस पूरा हो चुका है, वही सेम चीज है कि हेजिंग इंस्ट्रूमेंट डेरिवेटिव होता है, नॉर्मली डेरिवेटिव होता है, लेकिन वो नेट रिटर्न ऑप्शन नहीं होना चाहिए, और नॉन डेरिवेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसमें वही है कि वो जो नॉन डेरिवेटिव है ना वो उसकी फेयर वैल्यू मेजर होनी चाहिए कुछ ना कुछ। मतलब डेरिवेटिव तो होता ही नॉर्मली वही होता है, बट अगर नॉन डेरिवेटिव भी कुछ है तो उसकी कोई एक फेयर वैल्यू होनी चाहिए जो कि P&L के थ्रू रूट हुई भी अपनी। और फॉरेक्स, फॉरेक्स का जो कंपोनेंट है नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल असेट या नॉन डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी का, वो भी हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह से यूज हो सकता है। यूजुअली डेरिवेटिव या अकाउंट फॉर करते हैं, नॉर्मली डेरिवेटिव ही होता है, बट नॉन डेरिवेटिव कैसे हो सकता है कि ज्यादा वैल्यू डिराइव, मतलब मेजॉरिटी जो उसकी वैल्यू है इंस्ट्रूमेंट की वो उससे डिराइव नहीं हो रही, वो मार्केट पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने पेटीएम के शेयर खरीदे, अब मान लो पेटीएम का जो बीटा है वो पॉजिटिव है। अब बीटा का मतलब क्या होता है कि वो मार्केट के पर्सपेक्टिव में कैसे मूव कर रहा है। अब मान लो पेटीएम का जो बीटा है वो पॉजिटिव है, मतलब अगर मार्केट बढ़ता है पेटीएम भी बढ़ता है। अब मान लो मैं कोई ऐसा पुट ऑप्शन खरीदता हूँ जो कि पेटीएम से रिलेटेड नहीं है पर मार्केट इंडेक्स से रिलेटेड है, तो उसकी वैल्यू मेरे पेटीएम के शेयर से तो आ नहीं रही है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, नॉन डेरिवेटिव आइटम हो गया। पर अगर मान लो मार्केट बढ़ता है पेटीएम का शेयर बढ़ता है, तो मेरा जो ऑप्शन है पुट या कॉल ऑप्शन जो भी है वो वैल्यू किससे डिराइव करेगा, मार्केट से, तो वो भी सेम वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे वो डायरेक्टली पेटीएम के शेयर से वैल्यू डिराइव नहीं कर रहा, वो मार्केट से डिराइव कर रहा है जो कि इंटर रिलेटेड है पेटीएम के शेयर से, ठीक है। तो यहाँ पे वो नॉन डेरिवेटिव हो गया, तो उसको यूजुअली रूट करते हैं अपन एफवीटीपीएल के थ्रू। बाकी नॉर्मली डेरिवेटिव ही होता है। अब आता है अपना कि क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या होता है। What is FVTPL? Last FVTPL हम कर रहे हैं कोई भी अकाउंटिंग, तो उसका मतलब क्या है, अल्टीमेटली क्या करते हैं अपन उसमें, अकाउंटिंग क्या कर रहे हैं। FVTPL ये बार बार बोलते हैं ना FVTPL, तो ये क्या है, मतलब कोई पासवर्ड है या कोई OTP है या क्या है ये। हाँ वो फेयर वैल्यू थ्रू PL इज ओके, जब ये कह रहे हैं ना कि वी विल अकाउंट फॉर इट एज FVTPL, तो उसका मतलब क्या है, क्योंकि कई लोगों को पता है लेकिन कई बार अपन उसको स्किप कर जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा जो एकदम लास्ट में, आप बताओ। अल्टीमेटली whatever gain or loss is there will be accounted for through yes P&L, FVTPL। आजकल वो आता है ना, पता चला कोई फ्लाइट का PNR नंबर है फ्लाइट का PNR नंबर का भी तो ऐसे ही आता है ना, कुछ 6 डिजिट आता है उसके अंदर, तो वो दे ऑल आर अल्फाबेटिक है ना, तो हाँ। तो मूविंग ऑन, डेजिग्नेशन या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ऑफ हेज। अब हेज के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, हेज आइटम हो गया, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया। अब ये पता होना जरूरी है हमें कि ये हमारा हेज आइटम है, ये हमारा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, इनके बीच में हेजिंग रिलेशनशिप है या नहीं, ये हमें इनसे
इंसेप्शन पे पता होना चाहिए, मतलब बिगनिंग में पता होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपन ने रैंडमली अज्यूम कर लिया हाँ ये हमारे लिए हेज्ड आइटम है, ये हमारा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है और हाँ इनके बीच में हेज्ड रिलेशनशिप है। अपन को पता होना चाहिए कि हाँ इसमें हमें रिस्क लग रहा है और इसमें पोटेंशियल है कि ये हमें उस लॉस से सेव कर सकता है, तो हम उस हेजिंग में आएंगे। और सिर्फ ये भी नहीं कि अपन ने हेज इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई किए, वो जो हेज्ड आइटम है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो एलिजिबल होने चाहिए फॉर हेज टू हैपन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका एक फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जिसमें अपन बकायदा ये चीज बताएंगे कि हाँ ये हमारा हेज्ड आइटम है, ये हमारा हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें हमें इतना रिस्क लग रहा है, इस अभी हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं टू सेव इट। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्चुअली होनी चाहिए, इसका अपने पास में एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हेज इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट्स, अब हमने ये पढ़ लिया कि हाँ अपनी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। अब सब चीजें अपन ने एनालाइज कर ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो इफेक्टिव तो है ना, वो पॉसिबल है, ये अपन को पता चल गया है, वो इफेक्टिव है या नहीं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें इकोनॉमिक रिलेशनशिप होना चाहिए। अल्टीमेटली अपन अपने आप को इकोनॉमिक लॉस से बचाने के पर्पज से ही तो हेज कर रहे हैं, तो ये अपने लिए एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि जो हमारा हेज आइटम है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप होना चाहिए, और जो उसमें क्रेडिट का रिस्क है ना वो डोमिनेट नहीं करना चाहिए। मतलब हेज ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर कोई क्रेडिट रिस्क एग्जिस्ट भी करता है तो वो एटलीस्ट डोमिनेट नहीं करे उस हेज को, वो उससे कम ही हो। और जो उनका रेशियो है, अकाउंटिंग रेशियो, वो सेम होना चाहिए जो एंटिटी ने डिप्लॉय करा है, एंटिटी ने सोचा है कि हाँ ये अपना है, वो उसी रेशियो में अपन लोग करें। मतलब अपन ने सोच रखा था कि हाँ अपन को इसमें ऐसा लग रहा है 20,000 तक का रिस्क अपन को अज्यूम हो रहा है और उसमें अपन को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये इतना बढ़ सकता है कि अपन को 40,000 तक में गेन दे सकता है, तो 1:2 का अगर रेशियो को सोच रहा है तो वो उसी चीज पे रहे, मतलब वो ऐसे ही उनमें आए हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में जो वो रेशियो को फुलफिल करे अपना, उसी की ये डिटेल्स है। ये एक बार ये आप रीड करके और मुझे समझाओ, एक एक पॉइंट एक एक जना बताओ। अवंतिका। हेज्ड आइटम और जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उससे जो क्रेडिट रिस्क अफेक्ट हो रहा है वो देना पड़ता है। हाँ आप बोलो, आप ट्राई करो, सही बोल रहे हो आप। इसमें यही है क्रेडिट रिस्क की वजह से जो फेयर वैल्यू चेंजेस आ रहे हैं हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का उसका इफेक्ट नहीं होता है। हाँ मतलब कि अपना जो अगर एक्सक्लूसिवली ड्यू टू मतलब इफेक्ट ऑफ क्रेडिट रिस्क वुड विटिएट द फेयर वैल्यू चेंजेस दैट अकर एक्सक्लूसिवली ड्यू टू इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन हेज्ड आइटम एंड हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब अगर एक्सक्लूसिवली इकोनॉमिक रिलेशनशिप है अपने हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो उसका जो क्रेडिट मतलब ऐसा होना चाहिए अपना कि इस तरीके का इकोनॉमिक रिलेशनशिप होना चाहिए जो क्रेडिट रिस्क को डोमिनेट ना होने दे, उसको उसके अंदर में ही रखे। नेक्स्ट पॉइंट उर्मी। जो भी हेज रेशियो है वो जो भी हेज डॉक्यूमेंटेशन में डिजाइन या डेजिग्नेटेड है वो एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली कि जो अपना हेज रेशियो है बस वो चेंज नहीं होना चाहिए। अपन मतलब अपन ने डॉक्यूमेंटेशन में ये डिजाइन किया है तो अपना एंटिटी उसी अकॉर्डिंग एनालाइज करके और वो चीज को करेगी कि वो अपना चेंज नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट साक्षी। साक्षी ने पहले दो वाले पढ़े क्या? मतलब हेज कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्ट नीचे होना चाहिए, फॉरवर्ड मूविंग जो भी हेज कॉन्ट्रैक्ट है उस पे होना चाहिए, सिर्फ बस एक ऐसे रिलेटिव रिलेशनशिप जो होते हैं ना उस पे। एग्जैक्टली सबको सुनाई पड़ा इसने क्या बोला? भाई अपने को आगे आगे यहाँ पे भी बोलना है, तो वो क्या ऑनलाइन को किसी को सुनाई नहीं देगा अगर तुम ऐसे बोलोगे। तो खाना वाना लंच किया कि नहीं किया? आज लंच किया था तो वैसी आवाज नहीं आई।
अच्छा कोई एक वहां से समझाओ एक बार ये चीज। मतलब जो आपने मतलब इफेक्टिवनेस होनी चाहिए सारी चीजें हम लोग क्वालिफाई करना चाहिए बस ये भी क्वालिटेटिव होना चाहिए प्रॉपर होना चाहिए मतलब only quantity पे बेस नहीं कर सकते। एग्जैक्टली कि सिर्फ अपन हाँ प्राइस मूवमेंट से देख लो आपका उसके एक्चुअल में इसके सब्सटेंस को रिलेशन होना चाहिए एग्जैक्टली सिर्फ अपन क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं देख सकते कि हमें इसमें लग रहा है इतना अमाउंट बढ़ेगा इतना कम होगा। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से मार्केट में बहुत चेंजेस आते हैं जो डायनामिकली चीजों को अफेक्ट करते हैं। अपन को हर चीज को एनालाइज करते हुए देखना है क्योंकि कुछ भी चेंज अगर मार्केट में आता है तो उससे जो भी अंडरलाइन असेट लायबिलिटी या अदर कमिटमेंट से सबकी फेयर वैल्यू में तो फ्लक्चुएशन आता ही है क्योंकि अपनी चीजें हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ऑपरेट होती है। अब आती है अकाउंटिंग वाली चीज। तो अब भाई अपना क्वालिफाइंग एंड इफेक्टिवनेस क्राइटेरिया मीट आउट हो चुका है यानी अब अपन फाइनली अकाउंटिंग कर सकते हैं। इसमें क्या है फेयर वैल्यू चेंजेस टू द हेजिंग इंस्ट्रूमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L। एक बार ये रीडिंग कर रही हूं मैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Hedging gain and loss on the hedged item should be recognized in P&L and the carrying amount accordingly adjust होगी। In other words, hedged item should be valued at fair value irrespective of the classification of such asset or liability. Simple terms में अपने hedged item और hedging instrument में अब अपन को finally accounting करनी है तो अपन कैसे करेंगे। अगर अपना ड्यू डेट पे मान लो अमाउंट अपना जो रिस्क अपन को लगा था प्राइस कम होगी अगर वो कम हो गई तो उसमें अपन को हेज्ड आइटम में लॉस हुआ वो लॉस को अपन लोग P&L में लेके जाएंगे एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी उसकी कैरिंग अमाउंट है ना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपने बैलेंस शीट में उसको उसी अमाउंट से कम करेंगे। अब अपन लोगों ने उसको हेज किया था किसके थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हेज किया था और अपना अपन को पता था इसमें लॉस होगा तो उसके लिए अपन ने उसको इसी तरह से प्लान किया था कि वो ऐसा होना चाहिए जिसमें गेन हो। तो अगर उस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में अपन को जो गेन हुआ है वो भी अपन लोग कहाँ लेके जाएंगे P&L में लेके जाएंगे। अगर अपन लोग इसको P&L में ले जा रहे हैं लॉस को और उस गेन को भी P&L में ले जा रहे हैं तो वो आपस में नेट ऑफ हो रहा है। ये सिंपली इसका मतलब था। एक बार अब ये डिटेल्स वापस से आप लोग पढ़ो और आप में से कोई दो जने ये बताएंगे तो सब पढ़ना ढंग से एक बार। यश पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में ये बोल रहा है कि अगर हमारा जो हेज आइटम है अगर वो कोई अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म की कमिटमेंट है तो उसके जितने भी क्यूमुलेटिव फेयर वैल्यू चेंजेस होंगे उससे भी हम एक एसेट या अगर फेयर वैल्यू कम हो गई अगर लाइक हमारी लायबिलिटी और उसकी फेयर वैल्यू कम हो गई तो हमारे लिए एसेट के लिए कंसीडर की जाएगी बट अगर उसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी उसे हम एक एसेट या लायबिलिटी की तरह रिकॉग्नाइज करेंगे और सब्सिक्वेंटली जो भी एसेट और हम लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं वो हमारी जो मेन हेज आइटम है उसके साथ आगे जाके एडजस्ट हो जाएगी लाइक सेट ऑफ होके अगर एसेट और लायबिलिटी सेट ऑफ होके कम हो जाएगा या फिर ऐड हो जाएगा। बिल्कुल तो वो ये बोल रहा है कि अगर अपने अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट्स अभी तक तो अपन ने बुक्स में रिकॉग्नाइज कुछ नहीं कर रखा। अभी अपन को लग रहा था वो अपन को 100 रुपए का है ठीक है अपन को उसमें अब लॉस हो गया और वो 90 का हो गया। तो जब भी वो एक्चुअल उसका रियलाइजेशन मतलब अपन बुक्स में जब उसको एक्चुअली रिकॉग्नाइज करेंगे तो अपन उसको 90 पे रिकॉग्नाइज करेंगे और उसका इम्पैक्ट अपन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो ये चीज है कि वो अपना क्यूमुलेटिव होगा जो भी होगा फिर अपन उसको फाइनली रिकॉग्नाइज करेंगे और वो उसकी कैरिंग अमाउंट भी अपने बुक्स में आएगा। सेकंड पॉइंट मतलब अगर हम अपना जो हेज्ड आइटम है वो एक्सिस्टिंग एसेट और लायबिलिटी तो अपन उसको फेयर वैल्यू पे लेंगे और जो डिफरेंस होगा उसे अपन ईयर से एडवर्टाइज कर देंगे। एग्जैक्टली मतलब फेयर वैल्यू पे अपना वो अमाउंटाइज होगा और जो अपना ऑलरेडी डिफरेंस है गेन और लॉस का वो अपन P&L में उसको रूट कर ही चुके। डिसकंटिन्यूएंस ऑफ हेज अकाउंटिंग। अब ये है कि हेज अकाउंटिंग अभी अपन लोग करते आ रहे हैं ठीक है जैसे भी चेंजेस हो रहे हैं अकॉर्डिंगली। डिसकंटिन्यू कब करना है अपन को हेज अकाउंटिंग तो अगर हेजिंग की जो इफेक्टिवनेस रिक्वायरमेंट्स थी वो ही खत्म हो गई। अपन ने करा क्यों था ताकि वो रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। अब उसकी जब इफेक्टिवनेस ही नहीं रही है तो अब उसको कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर उसकी इफेक्टिवनेस नहीं रही है
तो एंटिटी हेज करेगी बाय द मतलब उसके रेशियो में अब चेंज करेगी, क्योंकि वो जो पुराना अपन ने रेशियो सेट किया था अब वो अपने लिए काम नहीं आ रहा है। उसको जिस तरीके से प्रोसेस से वो करेगी उसका वो रीबैलेंसिंग की प्रोसेस है, वो अभी मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए जब तक वो उसका जो इंटेंशन था कि हाँ रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो, अगर वो रीबैलेंसिंग करने के बाद में रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है तो वो कंटिन्यू रखेगी। अगर अपना रीबैलेंसिंग करने के बाद भी जो रिस्क मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा है तो फिर वो फाइनली डिसकंटिन्यू कर देगी। अब अपना रिस्क रीबैलेंसिंग क्या होता है? रीबैलेंसिंग का मतलब है अपन जो भी अभी डेजिग्नेटेड क्वांटिटीज है हेज्ड आइटम या हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की, उनमें चेंजेस कर रहे हैं और रेशियो इस तरह से कर रहे हैं कि वो वापस से इफेक्टिव हो जाए। अभी इनइफेक्टिव हो चुका है तो अब अपन वापस से एनालाइज करके देखेंगे कि वो कैसे इफेक्टिव हो सकता है। अकॉर्डिंगली अपनी हेज्ड वैल्यू मतलब हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक बार आप लोग पढ़ो, ये बहुत इजीली समझ में आएगा और ये चीज आप एक बार समझाइए, क्योंकि अभी मैं बता चुकी हूँ कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, पर इसमें एक एफपीओसीआई का पॉइंट आएगा, तो ये आप लोग एक बार बताइए मुझे। अगर कोई ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स में से भी इसका रिस्पांस देना चाहता है तो आप भी एक बार स्क्रीन पे देख के और ये चीज बताइए। काजल गुप्ता। Yes, sir. यस काजल। Yes, sir. See, sir, पहला सेंटेंस है the gain or loss on the. इसका वॉइस नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रही। तुषार तुमने इस पे सेट नहीं किया है इसको, एक बार इसको यस काजल यू कैन स्पीक नाउ। Yes, sir. सर वो स्क्रीन पे वो स्लाइड हट गई लेकिन अभी हाँ हाँ अभी पहला वापस आ गया। जी सर. The gain or loss on the hedging instrument is recognized in P&L. If the hedging instrument hedges an equity instrument classified as FVTPL, FVTOCI, then it is recognized as OCI. Simply कह रहा है यदि वो FVTPL है तो उसका जो gain और loss है वो अपना P&L में recognize होगा, और यदि वो FVTOCI classify कर रखा है हमने, मतलब हमने FVTOCI opt कर रखा है, तो उसका जो भी gain and loss है वो OCI के अंदर हमारा recognize होगा. और next है the hedging gain or loss on the hedge item is adjusted against the carrying amount of the hedge item and will be recognized. मतलब दो ऑप्शन है, इधर हम उसकी जो कैरिंग अमाउंट है उसके अंदर ऐड और लेस कर सकते हैं जो उसका गेन और लॉस है, अदरवाइज हम उसको पीएनएल में भी डायरेक्टली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो सर ये दो चीजें थी. करेक्ट। तो काजल अभी तुम सॉरी सर वॉइस कट गई मेरे को. हेलो। यस सर, यस सर. या अभी आप एग्जाम्स देके आए ना? जी सर. कैसे गए आपके एग्जाम्स? अच्छे गए सर. ठीक है ना? हाँ तो सर. आपको लगता है कुछ यार हम क्लासेस और ये एक्टिविटीज करते रहते हैं तो उसका कोई फायदा होता है? हाँ सर, जैसे ये वाला जो टॉपिक है अपने इंडेक्स 109 के जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन, एक पोर्शन पूरा अपना हेज वाला है, उसके अंदर काफी हेल्प करेगा. और जैसे बच्चे क्लियर कॉन्सेप्ट्स वगैरह, बहुत ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स है वही वैसे के वैसे अप्लाई होते हैं और फिर अपन फिगर्स के साथ उनके साथ खेलते हैं वहाँ पे, मतलब सॉल्व वगैरह करते हैं क्वेश्चंस का. तो ये डेफिनेटली जो भी बच्चे ढंग से सुनेंगे तो उनको हेल्प करेगा. So anyway, thank you काजल. ओके सर. तो जैसा कि काजल ने एक्सप्लेन किया था उसने बिल्कुल सही बताई ये चीज कि अपना जो भी गेन एंड लॉस अपन पीएनएल में डालते हैं,
लेकिन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या होता है ना, अपने पास में स्टार्टिंग में ये ऑप्शन होता है कि अपन उसको कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कर रहे हैं या फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कर रहे हैं। अगर अपन उसको थ्रू ओसीआई क्लासिफाई करते हैं तो फिर उसमें जो गेन एंड लॉस आएगा वो अपना ओसीआई में जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो है वो एक बार आप देखो, सेकेंड पॉइंट का एक पोर्शन यहाँ पे है, एक इधर है पीछे की तरफ। तो एक बार ये वाला आप रीड करिए और फिर मुझे बताइएगा, मैं स्लाइड पे चेंज करूंगी। ओके, तो कौन बताएगा इसको, सेकेंड पॉइंट को? गिन्नी। मतलब hedging, अगर कोई फेयर वैल्यू गेन और लॉस में याद कर ले तो उसको टाइम अमाउंट से एडजस्ट कर देंगे, पहले स्लाइड में बताया था। दूसरी वाली में ये लिखा है कि अगर हेज आइटम अगर एक फाइनेंशियल एसेट है और वो अगर एफबीओसीआई है तो वो पीएनएल में जाएगा, लेकिन अगर वो इक्विटी है एफबीओसीआई है तो फिर वो ओसीआई में रहेगा। ये वाला जो अपना ओसीआई वाली चीज होती है, ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए होती है कि अपन ने स्टार्टिंग में अगर इसको ओसीआई में लिया है तो उसका जो अपना गेन या लॉस होता है वो अपन ओसीआई में रूट करते हैं। और भाई अगर अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट है तो क्या होगा? वही सेम ना, वो पीएनएल में अपन लोग नॉर्मली जैसे रूट करते हैं वैसे रूट करें। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज है, एक बार आप फटाफट से देख लो, बहुत इजी। अपन ने अभी पूरा जो 2-3 स्लाइड्स देखी थी वो इसी को अपन डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो रूट होगा, क्या होगा। फर्स्ट उससे चलते हैं अपन लोग। अगर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं पहले अपन लोग, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट अपने सोल्जर्स थे जो अपन को रिस्क से प्रोटेक्ट कर रहे थे। तो अगर अपन को हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में लॉस हो जाता है तो क्या होगा? तो उसकी एक बार एंट्री क्या फॉर्म होगी, जर्नल एंट्री? टू हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी अपना है, और अगर उसमें गेन हो जाता है तो सिंपल। और हेजिंग हेज्ड आइटम की अगर अपन बात कर रहे हैं, जो आइटम को अपन ने हेज किया था जिसको अपन प्रोटेक्ट कर रहे थे, अगर उसमें अपन को लॉस होता है फिर एग्जैक्टली उसकी कैरिंग अमाउंट में चेंज आएंगे। पर एंट्री क्या बनेगी? अभी लॉस हो रहा है, जैसे अपन ने उसको प्रोटेक्ट किया, लॉस हो रहा है, मतलब लॉस हो रहा है, इसकी वैल्यू कम हो रही होगी, तो एंट्री क्या फॉर्म होगी? पीएनएल से रूट करेंगे अपन, तो पीएनएल डेबिट तो अपनी जो भी एसेट की वैल्यू उसमें चेंज हो जाएगा। और गेन हो रहा है तो तो अब इससे एक ये कंक्लूजन है कि नेट इफेक्ट क्या आएगा। नेट इफेक्ट ये है कि अगर अपना हेज्ड आइटम और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट दोनों का अपन ने गेन और लॉस कंसीडर किया, उसके बाद अगर अपन को नेट में लॉस हो रहा है तो क्या होगा? अपनी कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो डिक्रीज होगा। लेकिन हेजिंग से क्या हो गया, जितना अपन को एक्सपेक्टेड था ना कि बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, उतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत अगर होता है वो होगा, और अकॉर्डिंगली जो भी उसके असेट या लायबिलिटी है उसमें रिडक्शन या इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर लेकिन नेट गेन हो जाता है तो अपने क्या होगा कि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट है, नेट असेट्स अपनी वो इंक्रीज हो जाएगी और प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा। अब ये एग्जांपल है, ये आप लोग पढ़िए और इसके 3 केसेस हैं, ये पढ़ के आप इन तीनों केसेस के आंसर्स देंगे। मैं एक बार एग्जांपल आप लोगों के लिए रीड करती हूँ। ABC Limited owns an asset which has a current fair value of $1,000, and due to current market scenario, it is forecasted that the value will fall down to $900, and it will result in loss. To hedge this loss, company enters into a derivative contract which has a value of $1,000, यानी कि same value उस asset की, और fair value of derivative contract का obviously opposite value होगा since it is an offsetting position. As expected, if value of asset decreases and value of hedge investment increases, तो इन स्पेसिफिक केसेस में क्या होगा, मैं आपको एक एक केस बता रही हूँ, आप मुझे इसमें बताना नेट में क्या इंपैक्ट आ रहा है, नेट में अपन को लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या सिनेरियो रह रहा है। फर्स्ट है अपना जो हेज्ड एसेट है ना, उसकी वैल्यू तो 1000 से कम होकर 900 हो गई है, और जो अपना डेरिवेटिव था उसकी वैल्यू 1000
Net loss of 50. Second scenario, $10 net profit आ रहा है अपन को $10 का. और third scenario, अपन ब्रेक इवन पे है. वेरी गुड, बिल्कुल सारे आंसर सही थे. अब उस एग्जांपल में वही एग्जांपल अपन लोग कंसीडर कर रहे हैं. उस एग्जांपल में अपन लोगों ने क्या किया था, इंक्रीज हुआ था हेज इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू में, डिक्रीज हुआ था एसेट की वैल्यू में. ये रिवर्सल केस है. अगर अपने बाय चांस सिनेरियो ऐसे बन गया मार्केट में कि अपना जो एसेट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई और जो हेज्ड इंस्ट्रूमेंट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो इस केस में क्या इंपैक्ट आएगा? फर्स्ट सिनेरियो में अगर अपनी वैल्यू, वेरी गुड. सेकंड का प्रॉफिट और थर्ड परफेक्ट. 50 का अपन को पहले नॉट लॉस पड़ रहा था, 20 का प्रॉफिट और अपना ब्रेक इवन था. एक मिनट, हाँ मैं वही देख लेती हूँ. नहीं, अपन को नेट लॉस होगा क्योंकि यहाँ पे 100 से वैल्यू बढ़ी और 50 से, हाँ सॉरी ये मिस्टेक रह गई. आप लोग बिल्कुल सही है. अपन को नेट प्रॉफिट होगा इसमें 50 का. So as usual, we will start with the quiz, है ना? और वो क्विज मास्टर का अपना